मेरा सादर प्रणाम। जय भीम, जय भारत। आज हम अनूपशहर विधानसभा के गांव शिवाली में आए हैं और बहन जी का, जैसे आपको पता है, ये आदेश किया गया है अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को कि एससी ओबीसी के संगठन को मजबूत बनाना है। तो बस उन्हीं के इस आदेश का पालन करते हुए हम अपने भाइयों से आज मिलने के लिए आए हैं। और इसे आप एक राजनीतिक तौर पर ना लें, इसे सामाजिक तौर पर लें। सामाजिक संगठन की मजबूती को ध्यान में रखते हुए हम आप सबसे मिलने के लिए आए हैं। राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन मैं अक्सर कहती हूँ कि हमारा जो ये सामाजिक ढांचा है ना, ये भाईचारा, इस पे आंच नहीं आनी चाहिए। राजनीति बाद में है, सामाजिक भाईचारा पहले है। नेता बहुत आएंगे, पार्टियां बहुत बनेंगी, मैं ये भी कहती हूँ, लेकिन एक बार अगर भाईचारा खत्म हुआ समाज से तो ये खाई और गहरी होती चली जाएगी। फिर इसको नहीं पाट पाएंगे हम, अधिक समय लगेगा। तो हमारे जो वरिष्ठ बाबूजी यहाँ इतना आए, उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक इतिहास की जो यादें हैं वो इतने कम समय में ताजा कर दी, गागर में सागर भर दिया। मैं तो अभी आयु में भी उनसे बहुत छोटी हूँ और ये मेरी सीखने की उम्र है, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों से ही सीखते हैं। अपने जो वृद्ध हैं, बड़े बूढ़े हैं, उन सबकी छोटी छोटी बातों को, अच्छी बातों को अपने अंदर उतारना है और बुरी बातों को त्यागना है, क्योंकि 100% अच्छाइयाँ शायद मेरे अंदर भी ना हो। तो अभी जैसे युवा भी हमारे बैठे हैं, तो सबसे पहले तो अब मैं पहली बार यहाँ आप सबके समक्ष आई हूँ। हृदय की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपनी बहन को, बेटी को इतना सम्मान दिया। तो आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। और उसमें बाबूजी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो बस आशीर्वाद ही हमको लेने हैं जीवन में। राजनीति अलग बात है, राजनीति चलेगी और आशीर्वाद लेते चलना है बस अपने बड़े बूढ़ों का। तो जैसा आप जानते हैं कि बहन जी का संदेश है कि हमारा जो एससी और ओबीसी समाज है, इसके संगठन को हमको फिर से पुनः खड़ा करना है। तो यही संदेश लेकर मैं आज आपके सामने आई हूँ। और वो संदेश है, मैं प्रत्यक्ष जो बहन जी का एक एक शब्द है वो आपको पढ़कर सुनाऊंगी। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी ये होगी वो रेखा रानी आई और कुछ लोगों के सामने, युवाओं के सामने भड़काऊ भाषण दे दिया, भड़का दिया। तो ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं है। जो प्योर संदेश है बहन जी का, वो ही मुख्य रूप से आपके कानों तक जाएगा। और दूसरी बात वो कि जो हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है, ये केवल एक पार्टी ना होकर के एक बहुजन महापुरुषों का मिशन है। ये उन महापुरुषों की एक ऐसी विचारधारा पर आधारित पार्टी है जिसने शुरू से गरीबों, शोषितों, वंचितों की पीड़ा को समझा और उन्हें शोषित वर्ग से निकालकर शासक बनाने तक की नीति पर काम करा। एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया, एक ऐसी बहुजन समाज पार्टी बनाई, एक ऐसा किला बनाया जिसमें एससी और ओबीसी समाज प्लस कोई भी शोषित है, अल्पसंख्यक है, गरीब है, पीड़ित है, जिसका कोई नहीं है, वो उस किले में आकर रह सके। तो वो किला है बहुजन समाज पार्टी। तो ये जो किला है, आज का समय ऐसा चल रहा है कि हमारे जो युवा है ना, वो काफी वर्तमान में ही जी रहे हैं। तो एक बात और मैं ये क्लियर कर दूं कि वर्तमान में जीना अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ नेतृत्व भी पैदा करना अच्छी बात है। हम पढ़े भी और अपने अंदर लीडरशिप भी पैदा करें कि हम निडर होकर अपनी बात 4 लोगों के सामने रख सकें कि हमको क्या पीड़ा है। नहीं, हमारी पीड़ा किसको पता चलेगी? बिना कहे तो कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन लीडरशिप ये सही डायरेक्शन में जानी चाहिए। ये जो लीडरशिप है ना युवाओं की, ये अपने समाज की उन्नति में, एक अच्छे देश के निर्माण में लगनी चाहिए, तब तो इसका फायदा है। और हम शिक्षित होकर, पढ़ाई करके इस लीडरशिप को सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं, दुनिया भर की गालियां दे रहे हैं, तीखा टिप्पणी कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी जाति पर। तो क्या ये लीडरशिप सही डायरेक्शन में जा रही है? नहीं। क्योंकि यदि हमारे साथ कोई गलत कर रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, कुछ अत्याचार है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसका बदला हम तुरंत लें उसी की भाषा में। उसके लिए तो कानून है और बाबा साहब का संविधान है। तो जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है वो हमको यही सिखाती है कि तार्किक रूप से जीतना है, तलवार या डंडे के बल पे नहीं जीतना है। और तर्क पैदा होगा, शिक्षित रूप से हम मजबूत हो जाएंगे तब।
तब। तो बहुजन समाज पार्टी हमको यही सिखा रही है। अब ये शिक्षा का मैसेज इसलिए क्योंकि बहुत सारे मेरे कम उम्र के भाई बैठे हैं यहाँ। शिक्षित बनोगे तो तर्क पैदा होगा, और वो तर्क है ना, वो तर्क ही तुम्हें शोषण से बचाएगा। वो तर्क तुम्हारे ज्ञान की इन परतों को खोलेगा कि कहाँ हम गलत हैं, कहाँ सामने वाला सही है। तो इसलिए शिक्षित तो बनना ही है, प्लस संघर्ष से भी नहीं डरना है। क्योंकि शिक्षित हम बन जाएंगे, कोई भी राजनेता आएगा तो वो हमारे घर में आटे की बोरी नहीं रखेगा, राशन नहीं रखेगा। उसके लिए तो हमको ही मेहनत करनी पड़ेगी, हमको ही काबिल बनना पड़ेगा। संघर्ष से कभी पीछे मत हटना, डरना नहीं, क्योंकि कोई भी महान बना है उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा संघर्ष है। तो जीवन में कामयाबी का मेरे भाइयों कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। और एससी बीसी समाज को बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारी जड़ें बहुत मजबूत नहीं है पीछे से, हम पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत मेहनत करते आए यहाँ तक। तो हमको तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के सहारे ही जो सत्ता की चाबी है वो हमको मिलेगी। अब देखो हमको कितनी मेहनत करनी है, शिक्षित बनना है, संघर्ष करना है, प्लस अपनी जो समस्या है उनको दूर करने के लिए जो सत्ता की चाबी है वो मास्टर चाबी लेनी है। और उस मास्टर चाबी को लेने के लिए जो मान्यवर साहब थे काशीराम जी, वो अक्सर उदाहरण देते थे पेन का। मेरे जो बच्चे हैं ये कम उम्र के सब युवा वो जानते होंगे, उन्होंने उदाहरण सुने भी होंगे। पेन का उदाहरण इसलिए दिया जाता था कि ये जो पेन का ऊपर का जो कैप होता है ना, ये केवल 15% है और ये इस पे राज करता है पूरे पेन पे। आप इसको शर्ट में भी लगाओगे तो दिखाई कौन सा हिस्सा देता है, कैप। और बेचारा ये जो है, जबकि भारी भरकम तो ये 85% है, लेकिन इसकी कोई पूछ नहीं है। तो हमको काम कहाँ करना है इस पे। ये जो हिस्सा है एससी और बीसी समाज का, आज की मीटिंग का सार ही ये है जो मान्यवर साहब ने सबसे आसान शब्दों में समझाते थे वो, कि ये जो 85% हिस्सा है, अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो क्या ये हम पे राज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसी नीति को ध्यान में रखते हुए बहन जी के आदेश पर हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, उम्मीद भैया हैं उन्होंने बताया, और बाबूजी मगन लाल गौतम जी हैं, उन्होंने इतना हमारा राजनीतिक इतिहास कम शब्दों में बता दिया हमारे युवाओं को। क्योंकि वर्तमान में, मैं एक बार फिर दोहराऊंगी, वर्तमान में जीना अच्छी बात है, लेकिन अपने इतिहास को ना भूलें। आज बहुजन समाज में, एससी बीसी समाज में बहुत लीडर आ गए हैं, तो क्या ये ऐसे ही आ गए हैं? ये निडरता एकदम नहीं पैदा हुई, इसके लिए भी किसी ने रास्ते बनाए हैं। तो क्या हम उन लोगों को भूल जाएं? हमारी माँ, हमारे पिता यदि 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, बाबूजी की इतनी उम्र हो गई, तो क्या हम ये भूल जाएं कि इन्होंने कुछ करा ही नहीं होगा जीवन में? भाई इनका जो परिवार है यहाँ तक पहुँचा तो उसमें इन्हीं का तो योगदान है। तो एक जब अच्छी सोच होगी, अच्छी विचारधारा होगी ना हम लोगों की, तो हम तर्क कर पाएंगे, सवाल कर पाएंगे कि समस्या कहाँ से पैदा हुई। अब एक दूसरी गंभीर समस्या है कि हम लोगों को तोड़ने की नीति, डिवाइड एंड रूल, ये बहुत बड़ी राजनीति की चपेट में आ रहे हैं हम। तो यहाँ हमको सोचना पड़ेगा कि जो मलाई खाने वाले लोग हैं उनकी तो चल रही है, लेकिन जो शोषित है, पीड़ित है, उसकी समस्या का तो अंत नहीं हो रहा। भाई झुग्गियों में रहने वाला तो आज भी झुग्गियों में है। तो यहाँ हमारी लड़ाई जो है ना, किसी धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई है विचारधारा से। हमारी लड़ाई है उस विचारधारा से जो पुराने समय से आज तक गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए विरोधी बनकर खड़ी रही, हमारे विरोध में रही, हमारा बुरा सोचती रही। तो हमें उस विचारधारा को नष्ट करना है, अपने संगठन को मजबूत बनाकर। तो सामाजिक भाईचारा बना रहेगा, उसके साथ ही हमको राजनीतिक भाईचारा भी बनाने की जरूरत है। भाई संगठन में ही तो शक्ति है। झाड़ू को एक साथ बांध देंगे तो कबाड़े को साफ करेगी, और खोल देंगे तो स्वयं कबाड़ा बन जाएगी, वो किसी कबाड़े को खत्म नहीं कर पाएगी। तो हम कबाड़ा तोड़े हैं। भाई हम बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, अब हर व्यक्ति पढ़ाई लिखाई कर रहा है, सही गलत में अंतर साफ है सबके सामने। तो हमको तो जो समाज में हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, अब युवाओं को ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर तो बहुत ज्यादा ऊर्जा है,
ऊर्जा है इसका सही फायदा देश के और अच्छे समाज के निर्माण में लगाओ, ना कि सोशल मीडिया पर इसे व्यर्थ गवाकर। सब अच्छी नौकरियों में पहुंचो, अपने राजनीतिक संगठन को मजबूत बनाओ। जाति बिरादरी कोई भी हो, इसे राजनीति से अलग रखो, भाईचारा बना रहे हमेशा। तो अब इसके साथ आज जो बहन जी का मैसेज है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, शायद हमारे युवा हैं उनके बहुत काम की चीजें हैं ये, कि बहन जी ने अपनी 4 बार जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी तो क्या क्या काम करा था। ऐसे आवाज आएगी। बहुजन समाज पार्टी, आ रही है आवाज भैया सबको? नहीं आ रही? चलो मैं इससे बोल देती हूँ। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद बहन कुमारी मायावती जी की अध्यक्षता में अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के लोगों की हुई राज्य स्तरीय विशेष बैठक में दलितों की तरह ही पिछड़े वर्गों के लोगों के प्रति केंद्र और राज्य सरकारों के जातिवादी, द्वेषपूर्ण, हीन और संकीर्ण रवैये के कारण हर स्तर पर उनकी उपेक्षा, शोषण, तिरस्कार आदि का अपमान झेलते रहने से मुक्ति पाने के लिए अपने मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संघर्ष के अनुरूप बहुजन समाज के सभी अंग को आपसी भाईचारे के आधार पर संगठित करके और राजनीतिक शक्ति बनाकर वोटों के जरिए सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करने के संकल्प को और अधिक ऊर्जा तीव्रता के साथ सार्थक बनाने हेतु नया जोरदार अभियान शुरू करने का फैसला लिया गया। तो ये बहन जी का संदेश है कि उन्होंने ये कहा है कि जो 85% भाग है ना, इसको संगठित राजनीतिक रूप से होने की जरूरत है। और यदि हमने इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया तो आने वाले समय में जो आम जनमानस है ना, जो अमीर है, उद्योगपति है, टाटा बिरला, वो तो और आइसक्रीम खाते रहेंगे, मलाई खाते रहेंगे, और जो गरीब है ना वो उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन और बदतर होती चली जाएगी। तो ये बातें एससी और ओबीसी समाज के जो लोग हैं उन्हें थोड़ी गंभीरता से सोचने की जरूरत अब आन पड़ी है। तो इसलिए एससी और बीसी के लिए ये संदेश बहन जी का है। उन्होंने कहा कि इस दौरान गांव-गांव में लोगों को खासकर कांग्रेस, भाजपा और सपा आदि इन पार्टियों के दलित और अन्य पिछड़े वर्ग विरोधी चाल, चरित्र और चेहरे के साथ साथ इनके द्वारा लगातार किए जा रहे छल छलावा और इन बहुजनों को उनके हक और न्याय से वंचित रखे जाने के कारण इन लोगों का जीवन लगातार खराब और बदहाल बने रहने के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा, क्योंकि बहुजन समाज से ताल्लुक रखने वाले यही वे करोड़ों लोग हैं जो सरकार की गलत नीतियों के कारण जबरदस्त महंगाई के इस दौर में सरकार के बहुप्रचारित विकास और विकसित भारत आदि के बड़े बड़े वादों दावों के बावजूद अति गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और हर प्रकार से पिछड़ापन, शोषण, अत्याचार और तिरस्कार आदि का दंश हर दिन झेल रहे हैं तथा इनके परिवार का भविष्य भी इसी अंधकार में डूबा हुआ है। अर्थात उत्तर प्रदेश की तरह ही अम्बेडकरवादी बीएसपी के आयरन लेडी नेतृत्व तले भाजपा, कांग्रेस, सपा आदि इन जातिवादी विरोधी पार्टियों को परास्त करके राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करना ही बहुजनों के सामने अपने अच्छे दिन लाने का एकमात्र विकल्प है। तो इसके साथ मैं ये बात और बता दूं कि बहन जी की जब 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी ना, तो शासन, प्रशासन, कानून व्यवस्था, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर चीज में 100 में से 100 नंबर थे। क्योंकि उपलब्धियां तो बहुत सारी हैं, उतनी शायद हम नहीं बता सकते हैं, उसके लिए आपको डीप स्टडी करनी भी पड़ेगी, ठीक है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहन जी ने इतने काम करे, और जितनी भी जो महिलाएं हैं ना, बाबा साहब का योगदान उनको भूलना ही नहीं चाहिए। जो सरकारी नौकरी वाले हैं, पता है 12 घंटे नौकरी करनी पड़ती थी पहले, 12-13 घंटे, और वो घंटे कम करे गए, 8 घंटे करे गए। तो क्या वो 8 घंटे केवल एससी बीसी के लिए ही करे थे बाबा साहब ने? वो तो उसका फायदा सबको मिल रहा है, सभी लोगों को, जितनी भी महिलाओं को ये मैटरनिटी लीव मिलती है ना, ये सब बाबा साहब की देन है। 2 बच्चे पैदा होने तक 6-6 महीने का अवकाश मिलता है सरकारी महिलाओं को। तो क्या एससी बीसी की महिलाएं लाभ ले रही है इसका? हर महिला लाभ ले रही है। लेकिन जब राजनीतिक संगठन की बात आती है ना, तो वहां जाती आड़े आ जाती है कि जब वोट डालने की बात है तो
एससी की पार्टी है, ये सवर्ण की पार्टी है। तो यहाँ हमको अम्बेडकरवादी तर्क का प्रयोग करना है। संविधान में कोई भी ऐसी चीज नहीं बाबा साहब ने बनाई, या किसी भी ऐसे चीज पर गलत तरीके से बहन जी ने अपनी नीतियां फॉलो नहीं की अपने शासनकाल में, जिसका केवल एससी बीसी को ही फायदा मिले। हर काम हर जाति के व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए, विकास को ध्यान में रखते हुए बहन जी ने करा था। लेकिन वो कहीं ना कहीं से व्यक्ति को डाउन करना है, वो काम कितना भी अच्छा करे। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने ये गलत काम बहुत किया है। मैंने भी सुना कि उन्होंने ये पार्क क्यों बनवाए। अरे कोई भी सरकार है, हर सरकार अपनी विचारधारा के अनुरूप खर्च करती है कि नहीं, जो सत्ता में होती है। तो अगर हमारे महापुरुषों के लिए उन्होंने पार्क बनवा भी दिए, तो ये तो कितने समय तक जीवित रहेंगे, ये हमारी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। जिनके पास कुछ इतिहास देखने सुनने के लिए नहीं होता ना, वो सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं। ये तो हमारे युवाओं को आगे तक ऊर्जावान रखेंगे। इनसे पता चलेगा हमारे एससी बीसी समाज के युवाओं को कि यहाँ तक जो गाड़ी खींची है ना, वो एकदम नहीं आई है। उसके लिए कितने लोगों ने अपने जीवन का त्याग करा है, कितना बलिदान करा है। क्योंकि घर में रहकर आराम से खाना सोना ये किसे अच्छा नहीं लगता। ये महापुरुष ही तो थे जिन्होंने घर की परवाह नहीं की, समाज की परवाह। समाज क्या ताने देगा उसको छोड़कर इन्होंने पूरा समय गरीबों वंचितों के लिए लगाया। तो ये काम आसान नहीं है। इन उपलब्धियों को, इन संघर्षों को, त्याग को हमको नहीं भूलना है। अभी मैं ये जो संदेश है थोड़ा आगे और बढ़ाती हूँ कि वैसे भी जग जाहिर तौर पर हमेशा अलग थलग और बिगड़े पड़े रहे अन्य पिछड़े वर्गों, ओबीसी समाज के लोगों को उनका मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कराकर इन्हें पहली बार आरक्षण का संवैधानिक हक दिलाने से लेकर इन्हें जीवन के हर क्षेत्र में समता, न्याय, आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बीएसपी पार्टी में सरकार के स्तर पर जो ऐतिहासिक कार्य किए गए, उसने देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मूवमेंट को नई शक्ति, मजबूती दी। आज जितना एससी और बीसी, मैं एक आसान शब्दों में बता देती हूँ कि आज के समय में जो एससी बीसी समाज इतना अच्छे कपड़े पहन रहा है, इतना अच्छा खा रहा है, ऊंचे ऊंचे हवेलियों में, मकानों में रह रहा है, वो बात अलग है कि सब लोगों की स्थिति आज भी समान नहीं है। अभी बहुत कुछ काम करने की जरूरत है, सबको हम नहीं कह सकते अब भी समान। लेकिन हम लोग जो आज अच्छे स्तर पर आ गए ना, अच्छी स्थिति में, उसके लिए बहन जी ने, बाबा साहब ने, मान्यवर साहब ने, इन लोगों ने इतना संघर्ष किया है कि रात दिन सड़कों पे साइकिल चलाई, चप्पल पहन के गली गली, गांव गांव घूमी बहन जी। इन्होंने लोगों को, संगठन को मजबूत बनाया। तो बीएसपी, मैं एक बार और बताऊंगी, केवल एक पार्टी नहीं है। भारत में और जो पार्टियां हैं वो सिर्फ एक पार्टी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी होने के साथ साथ एक बहुजनों का मिशन है, एक ऐसी विचारधारा है जो सदैव से गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए लड़ती चली आई है। तो हमको अपनी इस विचारधारा के साथ खड़े होना है और अपने संगठन को मजबूत बनाकर अपनी सत्ता की फाइनल जो अल्टीमेट एम है ना, वो सत्ता की मास्टर चाबी लेना है एंड में। क्योंकि शैक्षिक रूप से पहले मजबूत बनना है, नौकरियां लेनी है, लेकिन उसके बाद सक्रिय राजनीति में आए बिना कुछ नहीं हो पाएगा। भला राजनीतिक तौर पे मजबूत हो जाएंगे, सत्ता में आएंगे, तभी तो समाज का भला करेंगे। आपको इतना तो पता होगा, आईएएस, आईपीएस भी किससे डरते हैं? कोई 8वीं 5वीं पास नेता हो ना, तो वो पीछे खड़ा कर देता है आईएएस को भी। तो केवल नौकरियों तक नहीं सिमट कर रहना है, जो सक्रिय राजनीति है उसका हिस्सा बनना है शिक्षित होने के साथ। अपने राजनीतिक तौर पर अपने जो संगठन है उसको खड़ा करना है, मजबूत बनाना है। तो यहाँ कुछ दशा सुधर पाएगी एससी और बीसी समाज की। हम लोगों में तो इतनी शक्ति है कि हम तो पसीने छुड़ा सकते हैं विरोधियों के। केवल जो 10-5% लोग हैं ना, वो पेन के कवर करके बैठे हैं, और जो 85% है उसका वजूद खत्म है। तो देखिए आगे मैं अपना संदेश बताती हूँ कि हालांकि इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश में संविधान लागू होने के बाद सन 1948 में लखनऊ में एक विशाल जनसभा का आह्वान किया।
कि अन्य पिछड़े वर्ग से कहे जाने वाले लोग जो जाति वर्ण व्यवस्था के अनुसार चौथे वर्ण अर्थात शूद्र वर्ण में आते हैं, जिनकी समस्याएं अनुसूचित जाति जनजाति लोगों के समान ही हैं। मैं नहीं कहता कि वे आपस में रोटी बेटी का संबंध करें, परंतु अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें उनके साथ में मिलकर आगे आना चाहिए। तो यहाँ बाबा साहब ने 1948 में जो विशाल जनसभा करी थी, उन्होंने कहा था जाति भले ही अलग हो सबकी, भले ही रोटी बेटी का संबंध मत करो, लेकिन राजनीतिक रूप से तो संगठित हो जाओ अपनी संख्या के बल पर, मत रिश्तेदार बनो एक दूसरे के, लेकिन सामाजिक भाईचारा तो बना लो। तो उन्होंने 1948 में कहा था बाबा साहब ने, क्योंकि हमारे लिए कोई और नहीं लड़ेगा, हमारे लिए स्वयं हमको लड़ना पड़ेगा। हमारी समस्याओं का अंत कोई नहीं करेगा, हम स्वयं राजनीतिक रूप से मजबूत होकर अपनी समस्याओं को खत्म कर पाएंगे। देखिए, उन्हीं के नक्शे कदम पर चले हुए बीएसपी ने संविधान की इसी धारा 340 में पिछड़ों के लिए बने मंडल आयोग द्वारा सरकारी नौकरी और शिक्षा आदि में ओबीसी समाज को 27% आरक्षण दिए जाने की सिफारिश को लागू करने के लिए दिल्ली में संसद के पास बोर्ड क्लब पर काफी लंबा आंदोलन किया, जब श्री विश्वनाथ पाल जी की सन 1989 में सरकार बनी थी। तो तब उनको समर्थन देने के बदले बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न और मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की शर्त पर बाहर से सरकार को समर्थन दिया, जबकि प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह बीएसपी को सरकार में शामिल करने के अहम मंत्रालय देने के पक्ष में थे। इतना ही नहीं बल्कि यूपी में 1995 में बहन जी के नेतृत्व में बीएसपी की देश में बनी पहली सरकार से ही उन्होंने सर्व समाज के साथ साथ बहुजन समाज के अभिन्न अंगों में से ओबीसी समाज के लिए ठोस और बुनियादी कार्य करने शुरू किए, जिसमें सबसे अधिक महत्व का है कार्य है 12 अगस्त 1995 का 12 अगस्त 1995 का, जिसमें पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्थापना के साथ ही पिछड़े वर्गों के लिए प्रदेश में पहली बार उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। तो बहन जी की सरकार से पहले जो ओबीसी समाज है ना, इसके लिए इसकी समस्याओं को दूर करने के लिए कोई आयोग नहीं था। जब बहन जी की सरकार बनी तो 1995 में उन्होंने अलग से पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बनाया आप सबके लिए, हमारे लिए। पिछड़े वर्गों के लिए प्रदेश में पहली बार उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग का गठन किया गया। पिछड़े वर्ग के समग्र विकास और उनके कल्याणार्थ योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जनपद स्तर, मंडल स्तर, राज्य स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों की तैनाती करी गई, जिससे कि अपने इस आयोग पर जो ये गठन करा था बहन जी ने, इस पर सही तरीके से काम हो सके। बुनियादी तौर पर जमीनी स्तर पर जो सरकारी योजनाएं हैं उनका हर व्यक्ति तक लाभ पहुंच सके, ये मुख्य काम था बहन जी का। और इसके अलावा किसानों के बारे में, क्योंकि भारत एक किसानों का देश माना जाता है, किसानों के लिए जो गन्ना किसान थे वो 125 रुपए मूल्य था, तुरंत बहन जी ने 250 रुपए कर दिया था, उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 250 रुपए मूल्य दिया गया था। सिंचाई की समस्याओं से किसान पीड़ित थे, हर जिले में बिजली घर बनवा दिए बहन जी ने। तो ऐसे बुनियादी काम किए गए जिनका मजबूती से हर व्यक्ति की चौखट तक लाभ गया है, केवल कागजों में ही लाभ नहीं मिला, हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाया उसका। जितने गरीब थे, जिन पे छत नहीं थी रहने के लिए, उनके लिए काशीराम आवास योजना में घर वितरित किए गए। 43 रुपया बढ़ाए क्विंटल पर, सरकार चली गई, अब सरकार चल रही है दावा दी, इन्होंने मेरे ख्याल 25 रुपये बढ़ाए। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है ना, भारत की एकमात्र, हमारे बच्चों से मैं बता दूं, इंडिया की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा की, जो अपने टॉपर बच्चों को साल के अंतिम वर्ष में विदेशों में भेजती है अपने खर्चे पर। जो टॉपर्स होते हैं ऑल ओवर मेरिट के आधार पर, हाँ, हर क्लास के जो टॉपर्स होते हैं मेरिट के बेस पर, उनको अपने खर्चे पर। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं
जो 4 बार उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बनी थी, कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त थी। अधिकारी जो आज आपके सिर पर चढ़ जाते हैं ना, गरीबों की कोई बात को तवज्जो नहीं दिया जाता, पसीने छूट जाते थे अधिकारियों के। थानों में दीवारों पे लिखवा दिया था कि कोई गरीब आए तो उसको कुर्सी दे देना, कोई खड़ा ना रहे घंटों तक रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आए, पानी देना उसको। इस तरह की व्यवस्था जो है उन्होंने की। इसी में तुम्हें हो जाए तो 50,000 में पता कटेगी, अगर सरकार में न्याय हो गए 1,500 रुपये थाने दिया करती सत्ती सब तुम्हारे सत्य को कह जाएगा। तो यहाँ यही मेरा बहन जी का संदेश है कि हमको शैक्षिक रूप से मजबूत होना है, प्लस राजनीतिक रूप से अपने संगठन को मजबूती से खड़ा करना है, क्योंकि राजनीति चलती रहेगी और ये भाईचारा ये खत्म नहीं होना चाहिए, ये भाईचारा बना रहना चाहिए। इसी के साथ ही मैं अपने शब्दों को आज विराम देती हूँ। आपका जो एक कीमती समय है, पैसा खर्च करना बहुत आसान है, एक बार मैं फिर कह दूं, लेकिन समय खर्च करना आसान नहीं है। तो आप सब यहाँ आए और मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया, बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया। इतने यहाँ आए सब भैया